हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। ये सिस्टम बहुत लंबा भी है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स की जरूरत होती है। और ये एक एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो अपने आप पर चलता है। इसको सही तरह से चलाने के लिए ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी नर्वस सिस्टम की, सर्कुलेटरी की सिस्टम की जरूरत होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है, मस्कुलर सिस्टम की भी जरूरत होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे सिस्टम को साथ लेके अपना काम करती है। अदरवाइज ऑल्सो हमारे बॉडी के जितने भी दूसरे ऑर्गन्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के बिना दूसरे सिस्टम भी काम नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए वो एनर्जी बना के देती है जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारे बॉडी चलती है, ग्रो होती है, डेवलप होती है। इसके बारे में था कि हमने खाना चबाना शुरू किया, उससे आगे वो खाना पहुंच गया हमारे स्टोमक में, वहां पे एसिड के साथ मिक्स होती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम, बाइल एसिड, बाइल जूस मिक्स होती है। फिर वहां से आगे बढ़ती है, वहां में पैंक्रियास के इंसुलिन, इंटेस्टाइन के दूसरे हॉर्मोन्स और लिवर के बहुत सारे सिक्रेशंस उसके साथ मिक्स होती हैं। और इस पूरे प्रोसेस में खाने से सारा न्यूट्रिशन को बॉडी अब्सॉर्ब करती है और जो अनवांटेड चीजें बॉडी से बाहर जाती हैं। ये एक केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। खाना आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन चीजों से बना है। हमारे माउथ से शुरू होती है, उसके बाद हम खाना जब चबाना शुरू करते हैं, हमारा जो लाड़ है वो भी एक तरह का एंजाइम है। सो वहां से डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होती है, फिर फूड पाइप से वो स्टोमक में पहुंचती है, इसको बोलते हैं इसोफेगस। वहां से पेंक्रियास, लिवर, गोल ब्लैडर अपने जूसेस को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स को इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। फिर ये लंबा सा 5 मीटर का पाइप माउथ से लेकर रेक्टम तक, इस पाइप से खाना आगे धीरे धीरे गुजरती है और उससे न्यूट्रिशन बॉडी अब्सॉर्ब करती रहती है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका दो काम है। पहला काम है खाने को तोड़ के छोटा छोटा बनाना और उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, पहला काम। खाना को तोड़ना और उसके न्यूट्रिशन को सोख लेना। दूसरा काम है अनवांटेड चीजों को बॉडी से बाहर भेज देना। अक्सर दोनों ही सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। फूड ब्रेकडाउन में, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होती है और बॉडी से अनवांटेड चीजों को एक्सक्रीट करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, खाने को तोड़ना, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना और उसको बॉडी से बाहर फेंकना, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स की जरूरत होती है। हमारा पेट के आसपास में एक अलग तरह का ब्रेन, आप कह सकते हो उसका एक अलग ब्रेन वहां पे काम करता है। एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम वहां पे ऑटोमेटिकली काम करता है। यह अलग तरह का ब्रेन है। तो आप कह सकते हो कि इंसान का चौथा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पेट में होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसका अलग तरह का ब्लड सप्लाई होता है, अलग तरह का ब्रेन के फंक्शंस होते हैं और ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है। सो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस है। ये जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस है इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। हम जब खाना देखते हैं और उसकी जब स्मेल आती है, खुशबू आती है, वहां से डाइजेशन शुरू होती है। अच्छा खाना सुनते ही, अच्छा स्मेल आते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, सेलेवेशन। ये एक बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है। यानी आप खाना खाने वाले हो तो उसने लाड़ बनाना शुरू किया, जिससे मेस्टिकेशन यानी खाने चबाने से जो मिक्सचर बनती है उसके साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे मुंह में जो एमाइलेज होता है उसको मिक्स करेगा और कार्बोहाइड्रेट को हजम करने में मदद करती है। जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं, फिर खाना देखते हैं, खुशबू आती है, तो हमारे पैंक्रियास के पास भी एक सिग्नल चला जाता है कि आप भी इंसुलिन बनाना शुरू करो, क्योंकि अभी खाना खाएगा, थोड़ी देर में ग्लूकोज बन के ब्लड में चला जाएगा। आपको इंसुलिन बनाना है ताकि ये ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए। सो डाइजेशन खाना देखने से और उसका अच्छी खुशबू से शुरू होती है। इसोफेगस खाने को आगे पहुंचाने के लिए
या फिर पूरे बॉडी में खाना जो आगे बढ़ता है, उस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। खाने के से एक हिस्से में हमारा फूड पाइप ऐसे सिकुड़ जाएगा, तो वहां पे जो खाना था वो आगे आगे की तरफ पुश हो जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाके फिर से सिकुड़ जाएगा। इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। जब आपके बॉडी में जिंक कम होता है तो ये मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये बहुत सारे विटामिन और मिनरल डिपेंडेंट है। स्टोमक में हमारा जो पेट है, स्टोमक जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक इसको आंत बोलते हैं। स्टोमक में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और वो हर चीज डाइजेस्ट कर सकता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ भी हम खाते हैं। तो हमें गैस्ट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स को वो एसिड डिसॉल्व कर सकती हैं। वहां पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, वहां से डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, ब्रेकडाउन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे आपने सॉलिड फूड लिया, वो स्टोमक में जाते जाते सिर्फ टुकड़ों में बटेगा, छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। यहां से आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से सेमी सॉलिड जो था खाना, थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस के साथ ब्रोकन फूड पार्टिकल थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते वो पूरा फ्लूइड जैसा बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और उस लिक्विड में से आपने अभी वीडियो में देखा था, जो स्टोमक के अंदर में इंटेस्टाइन के अंदर में उंगली जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको विलाई कहते हैं। वो विलाई उस जूस में से जो लिक्विड फूड बन चुका है उसमें से सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। पैंक्रियास, लिवर, गोल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस और हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। लिवर एक खास तरह का रस बनाती है जिसका नाम है बाइल जूस, जो चर्बी को पचाने में मदद करती है, और चर्बी पचने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सो लिवर का बाइल जूस ही उस चर्बी को पचाने में मदद करता है, और लिवर अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस बनाती है वो गोल ब्लैडर में स्टोर होती है। आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा न्यूट्रिशन, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होती हैं, फिर वो खाने को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाने के साथ और वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, वेस्ट प्रोडक्ट ही कहूंगा अभी, जो भी एक्सेस पानी जमा रहता है उस पानी को लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी दोबारा सोख लेता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शनिंग है। अब इस पूरे सिस्टम में हर एक स्टेप में बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। आप राइट साइड के फोटो में देखो, ये लिवर है, लिवर के बीमारी का नाम लिखा है बैक्टीरियल हेपाटाइटिस, वायरल हेपाटाइटिस, सिरोसिस। एक और बीमारी है जिसका नाम है बैरेट्स इसोफेगस, यानी इसोफेगस में आ, ये जो स्टोमक है, हम जब खाना मुंह पे डालते हैं वहां से जिस पाइप से स्टोमक में पहुंचेगा उस पाइप का नाम है इसोफेगस। और स्टोमक में बहुत सारे एसिड है, कभी कभार वो एसिड वापस आता है। जब स्टोमक और इसोफेगस का कनेक्शन में वो जो गेट है, गेट अगर सही नहीं है तो एसिड रिफ्लेक्स होता है। ज्यादा एसिड के कारण और बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण गैस्ट्रिक अल्सर भी होते हैं, गैस्ट्राइटिस होता है, पैरासाइटिक डिजीज हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैंडिडाइसिस ये भी एक इन्फेक्शन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायवर्टिकुलोसिस, क्रॉन्स डिजीज, अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स, ये सारे कॉमन बीमारी हैं। एसिड रिफ्लेक्स एंड GERD ये सबसे कॉमन डिजीज है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, यानी आपके खट्टे डकार आएंगे, खट्टा पानी आएगा, सीने में जलन होगा, यानी एसिड थोड़ा सा वापस आ रहा है। सीलिएक डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डायबिटिकुलोसिस एंड डायबिटिकुलाइटिस। हमारे इंटेस्टाइन में किसी भी हिस्से में अगर छोटा छोटा पॉकेट जैसा बन जाए, वहां पे थोड़ा छेद तो नहीं बोलूंगा, वो पतला हो गया और वहां पे थोड़े थोड़े पॉकेट जैसा बन गया, उसको कहते हैं डायबिटिकुलोसिस या फिर डायबिटिकुलाइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस एक तरह का इन्फेक्शन है। हेमोरॉइड्स, आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज,
ये सारे कॉमन डिजीज हैं। आज के टाइम में कोलोन कैंसर, इसोफेगल कैंसर, लिवर कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया है। अक्सर हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज करते हैं। ऐसा कम लोग होंगे जो पेंटोप्रोजल नहीं लेते होंगे। आप में से कितने लोग पेंटोप्रोजल को लिया होगा, अगर चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। कितने लोग लेते हैं, या फिर आपके हिसाब से कितने लोग लेते हैं? सुबह उठ के एक पेंटोप्रोजल लेना आज के टाइम में सबके लिए कॉमन हो गया है, ज्यादातर लोग लेते हैं। हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एसिडिटी है। हर रोज अगर आपका एसिडिटी हो रहा है, इसे बैड साइन, यानी एसिड ज्यादा बन रहा है और एसिड ऊपर में आके रिफ्लेक्स भी हो रहा है। हमारा पेट का जो अंदर का वॉल है, स्टोमक का जो अंदर का वॉल है, वो बहुत मोटा वॉल है, और हर एक सेकंड में लाखों करोड़ों सेल्स बदलते रहते हैं पूरे बॉडी में। तो पेट का जो अंदर का वॉल है, उसके सेल्स हर घंटा, हर मिनट, हर मोमेंट पे बदलते रहता है, ताकि एसिड के कारण वो मर ना जाए। उसके ऊपर में एक मोटा लेयर होता है म्यूकस का। उस म्यूकस के कारण एसिड आपके सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारे पेन किलर्स, ऑलमोस्ट सारे पेन किलर्स जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी है, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, निमेसुलेट, जो हम खाते हैं, ये सारे पेन किलर्स उस म्यूकस लेयर की प्रोडक्शन को बंद कर देती हैं। अब जब भी पेन किलर लेते हो, आपको डॉक्टर के हाथ कहते हैं ना, आपको पेंटोप्रोजल लेना पड़ेगा, क्योंकि पेन किलर से म्यूकस की उत्पादन बंद हो जाती है, और पेट का एसिड आपके पेट की अंदर के सेल्स को तुरंत ही मार डालेगा। पेंटोप्राजोल से एसिड प्रोडक्शन बंद होती है, वो भी अब नॉर्मल है। अगर आप रोजाना पेंटोप्राजोल ले रहे हैं, दिस इज ए बैड साइन। तो आज के टाइम में पेंटोप्राजोल रेगुलर लेने का मतलब है आपको सीवियर प्रॉब्लम है। और जो लोग ये मेडिसिन लगातार लेते हैं, उनके लिवर और किडनी ज्यादा डैमेज होती है। सो इस सिम्टम को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं कि मुझे रोज पेंटोप क्यों लेना पड़ रहा है। इट्स नॉट ए गुड साइन। दूसरे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपके लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग होना, फैटी एब्डोमेन होना, गैस होना, नाउजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग्स आना, हार्ट बर्न होना, एब्डोमेन में पेन और क्रैम्प्स आना, इनडाइजेशन होना, खाने के बाद पेट दर्द होना, सो एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नाउजिया, वॉमिटिंग, टॉयलेट क्लियर ना होना, ये सारे कॉमन साइंस है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का। अगर ये साइंस आपको लगातार होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ सीरियस इश्यू भी हो सकता है। अभी हमने कुछ बीमारी के बारे में बात की, मैं थोड़ा सा डिटेल में आप इन बीमारी के बारे में बताना चाहूंगा। पहला बीमारी है एसिड रिफ्लेक्स। ये पहला ऊपर वाले फोटो को आप देख सकते हो। ऊपर वाले फोटो को देख सकते हैं, GERD। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये हमारा स्टोमक है, और इस स्टोमक के अंदर में ये जो आपको एक हल्का ब्राउन ग्रीन कलर का लिक्विड दिख रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें जो नॉन वेजिटेरियन है, आप चिकन खाते हैं, अगर आप चिकन खाते हो, तो उसके बोन्स भी कुछ ही घंटों में डिसॉल्व हो जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वह एसिड लगातार बनती रहती है। जब भी हम कुछ खाने के बारे में सोचते हैं, तो एसिड प्रोडक्शन चालू हो जाती है। बहुत सारे दूसरे कारणों से भी ये एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, चबाने से, च्युइंगम लेने से, खाने के बारे में सोचने से, बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से, एक्सेट्रा। ये एसिड वापस आपके मुंह तक ना आए, उसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा गेट होता है, स्फिंक्टर बोलते हैं हम उसको, इसोफेगल स्फिंक्टर। तो वो गेट कभी कभी सही काम नहीं करता है, उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा एसिड वापस आती है, और आपको पूरे सीने में जलन होती है, एक खट्टा डकार आता है, बर्पिंग होता है, आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, और एक बैड स्मेल भी आएगा। तो ये गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है।
दूसरा बीमारी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पेप्टिक अल्सर डिजीज। जब हमारे पेट की म्यूकस, स्टोमक की म्यूकस कमजोर हो जाए बहुत ज्यादा पेन किलर खाने से, या फिर आपने बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया, पेट का एसिड तो बनते रहेगा धीरे धीरे। जब आप खाना खाते हैं तो वो एसिड उस खाने को डाइजेस्ट करता है और वो एसिड यूज हो जाता है। तो लंबे टाइम तक हम जब खाना नहीं खाते, वो एसिड बनते बनते हमारे म्यूकस लेयर को और सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। तो कुछ कुछ जगहों में हमारी स्टोमक का जो वॉल है वो जलना शुरू होता है एसिड के कारण। उसको, उसी को ही पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। एक और बीमारी आप ऊपर में राइट साइड में फोटो देख सकते हो, पैंक्रियाटाइटिस। ये हमारा पैंक्रियास है जो लिवर के उस साइड में जस्ट डायफ्राम के नीचे होता है, स्टोमक के बैक साइड में। इसका काम है कुछ हॉर्मोन्स बनाना, इंसुलिन, ग्लूकागोन एक्सेट्रा। जब इस पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, ये ठीक से काम नहीं करता, चर्बी जमा होता है, इसको पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है। ऐसे में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और डायबिटीज के सिम्टम्स दिख सकते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन्स, जब हम बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, उस फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर को बहुत ज्यादा बाइल जूस बनाना पड़ता है, और एक्सेस बाइल जूस हमेशा जाके गोल ब्लैडर में जमा होगा। ये एक लिमिट के बाद वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। आपने बहुत ज्यादा बाइल बनाना शुरू किया, यूज नहीं हो रहा है, इसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये स्टोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी को गोलस्टोन कहा जाता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, बहुत बार बहुत सारे लोग अल्कोहल नहीं लेते लेकिन फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, वजन ज्यादा है, फास्ट फूड, जंक फूड लेते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हो, आपके बॉडी में फैट ज्यादा हो जाती है, तो वो फैट हमारे लिवर के अंदर में पेनिट्रेट कर सकती है, तो इसको फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। अल्कोहल से हुआ तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर, और अगर अल्कोहल से नहीं हुआ तो नॉन अल्कोहलिक। लिवर सिरोसिस एक ऐसा इरिवर्सिबल डिजीज है, यानी आप इसमें कह सकते हैं कि लिवर एकदम मर गया और ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस अल्कोहल के कारण फाइनली लिवर सिरोसिस हो जाती है, आपका लिवर बिल्कुल काम नहीं करता है। इरिटेबल बाउल डिजीज, खाने के बाद तुरंत आपको टॉयलेट का फीलिंग्स होना, बाउल मूवमेंट गड़बड़ होना, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट सही ना होना, इसी को ही इरिटेबल बाउल डिजीज कहा जाता है। इसके अलावा कुछ कॉमन डिजीज है जैसे पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन और कुछ इन्फेक्शंस है। इन सारे बीमारियों, जितने बीमारियों का नाम मैंने यहाँ पे लिया, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई बीमारी अनकॉमन है। हर घर में आपको ये बीमारी, ये सिम्टम्स दिखेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन प्रोडक्ट नहीं है, पहला सोल्यूशन है आपको होल फूड लेना पड़ेगा, यानी पॉलिश्ड चीजें ना खाएं, अनपॉलिश्ड चीजें खाएं, होल ग्रेन लें, प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, हेल्दी फैट्स, स्टे हाइड्रेटेड, स्ट्रेस को कम करें, एक्सरसाइज करें, खाने को अच्छे से चबा के खाएं, माइंडफुल ईटिंग करें, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्लेंटी ऑफ वाटर, डाइटरी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स में कुछ प्रोडक्ट हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, SBTC प्लस, कर्ब कट वन, फिटनेस वन, लिवर वन कैप्सूल, लेबो वन, लिवर क्लब क्रिल भी ले सकते हैं, GPM सिरप ले सकते हैं। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हमेशा सबसे ज्यादा नुकसान होती है वो हमारा लिवर है। अगर लिवर कमजोर हो गया, बीमार हो गया, तो पूरी बॉडी बीमार हो सकता है। थोड़ा सा लिवर के बारे में जानते हैं। हमारा लिवर का पहला काम है पूरे मेटाबॉलिज्म को करवाना, पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस को करवाना। हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो सारा न्यूट्रिशन लिवर के थ्रू से गुजरेगा, और लिवर उसको जरूरत करने लायक बना के देगा, और जो अननेसेसरी है उसको बॉडी से बाहर भेजेगा। बहुत बार कुछ चीजें आप ऐसे खाते हो कि उसको एज इट इज बॉडी यूज नहीं कर सकता, तो लिवर उसको तोड़ता है या फिर जोड़ता है और यूजफुल बनाता है, फिर ये ब्लड में दोबारा से रिलीज कर देता है ताकि बॉडी उसको यूज कर पाए। सो लिवर का पहला काम है एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म के लिए चीजों को रेडी करवाना। दूसरा है
जो एक्सेस एनर्जी उसको स्टोर करना। देन अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट को, फूड वेस्ट प्रोडक्ट को, कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालना, उसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारा लिवर करता है। बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे लिवर आपके लिए बनाती है। बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स लिवर आपके लिए बनाती है, जो सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, बॉडी के दूसरे फंक्शन के लिए भी जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होती है। एक रेड ब्लड सेल 100 दिन में मर जाएगा। वो मर जाता है स्प्लिन में जाके। फिर स्प्लिन मरा हुआ रेड ब्लड सेल को लिवर में भेजेगा। लिवर उसको तोड़ के आयरन को और हेमोग्लोबिन को अलग करेगा। आयरन को यूज करके हेमोग्लोबिन को भेजेगा दोबारा से रेड ब्लड सेल बनाने के लिए। तो लिवर बहुत सारे फंक्शंस को करता है। बॉडी के हर एक फंक्शन के साथ लिवर कनेक्टेड है। और अगर लिवर सही काम नहीं करेगा तो लिवर का स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। लिवर अगर कमजोर हो जाए क्या क्या नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा देखते हैं। ये सब आप सभी को ये पता, पीलिया हो जाती है, इसको हम जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, लिवर अगर कमजोर हो जाए तो बॉडी का फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। कोई भी चर्बी वाला खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि चर्बी को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस चाहिए, और ये बाइल जूस आपका लिवर बनाती है। तो इसीलिए जब किसी को हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, डॉक्टर कहते हैं आपको बॉयल खाना पड़ेगा, फैटी फूड ना लो, ऑयल मत खाओ, क्योंकि कमजोर लिवर फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और जब फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो फैट से बनने वाले इंपॉर्टेंट विटामिन, हॉर्मोन्स भी बॉडी ठीक से नहीं बना पाएगी। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है जब आपका लिवर कमजोर हो। अगर लिवर कमजोर हुआ, फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है जो विटामिन फैट फैट सॉल्युबल है, जैसे विटामिन ए, डी, ई के, ये भी अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो लिवर कमजोर होने से आपके बॉडी में इन विटामिन की कमी दिखनी शुरू हो जाएगी। साथ में बहुत सारे दूसरे प्रोटीन, एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की मात्रा भी कम हो जाएगी। हॉर्मोन्स की मात्रा कम हो जाएगी। ओवरऑल आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे। कमजोरी, फैटिक, जॉन्डिस और फ्लूइड रिटेन हो जाएगा। बॉडी में स्वेलिंग भी हो सकता है। अगर लिवर ये तो हमने सिर्फ थोड़ा सा दो तीन चीजों के बारे में बताया। लिवर अगर कमजोर हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हमारा हार्ट हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है और एक ब्लड प्रेशर बना रहता है 120/80। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अलग नहीं, बट उसको अलग तरह से देखा जाता है। लिवर के आसपास में स्टोमक और एंटर डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई देने के लिए एक अलग सा ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है। जैसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, उसी तरह से एक एंटेरिक ब्लड सिस्टम भी होता है। जब लिवर कमजोर हो जाएगा तो यहाँ का ब्लड सप्लाई, ब्लड प्रेशर कमजोर हो जाएगा, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहा जाता है। ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। लिवर और आसपास के ऑर्गन की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, खास करके सिरोसिस में। ऐसे में आप इस लेफ्ट साइड के फोटो में देख सकते हो, जैसे वेरिकोस वेन होता है, उसी तरह से यहाँ में भी ब्लड की वेसल स्वेल हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएंगे। ओके, ऑडिबल नाउ?
सो लिवर कमजोर होने से, थोड़ा सा ये फिर से बता देता हूँ, लिवर कमजोर होने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वेन में ब्लड जमा हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, और उसके कारण आपके एब्डोमेन में बहुत सारा पानी जमा होगा। आपने अक्सर एल्कोहलिक लोगों को देखा होगा, उनके पेट स्वेल होता है पानी के कारण, इसको एसाइड्स कहते हैं। लिवर कमजोर होगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, जिसके कारण ब्लीडिंग भी हो सकता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, आपको चोट लगेगा तो बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होगा, या फिर अंदर में भी ब्लीडिंग होता रहेगा, जिसमें स्किन में लाल लाल निशान दिखेंगे। हमारा लिवर टूटे हुए रेड ब्लड सेल को तोड़ के उसका हेमोग्लोबिन और आयरन का अलग अलग करता है, और इसी का इस्तेमाल करके हमारा बोन मेरो दोबारा से ब्लड बनाती है। तो अगर आपका लिवर कमजोर है तो ब्लड नहीं बनेगा, एनीमिया हो सकता है, और इसके कारण आपके बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम भी शुरू होगी। अब एनीमिया का मैकेनिज्म, एक मैंने एग्जांपल आपको दिया कि रेड ब्लड सेल टूटेगा नहीं, हेमोग्लोबिन और आयरन अलग नहीं होगा। और भी मैकेनिज्म है, जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, लिवर कमजोर होगा, तो ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग के कारण भी आपका हेमोग्लोबिन लॉस हुआ, आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं में भी अल्सर हो सकता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकता है क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होगा, बोन मेरो सप्रेशन भी हो सकता है। सो बहुत अलग अलग तरीके से लिवर हमारे बॉडी की ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है, और इसके कमजोर होने से आपको एनीमिया हो सकती है। हार्मोन सिस्टम को बैलेंस करना, लिवर बहुत सारे न्यूट्रिशन और हॉर्मोन्स, एसेंशियल एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, ये मेटाबोलाइज करता है, ये हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, ये बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी बनाने में मदद करता है। एक बीमारी है गायनेकोमेस्टिया, पुरुष में जब उनका चेस्ट साइज बड़ा हो जाता है, इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो लिवर के साथ, लिवर अगर गड़बड़ हो, ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण मेल में एनलार्ज्ड चेस्ट, ब्रेस्ट देखा जाता है, और फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखा जाता है। लिवर इम्यून सिस्टम को भी मदद करता है, इम्यूनिटी के सेल्स को बनाना, बॉडी की इम्यून सिस्टम को इनहेंस करना, इम्यून फंक्शन को मदद करना, ये लिवर का वन ऑफ द मेजर फंक्शन है। अगर लिवर कमजोर हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगी। जब लिवर कमजोर होता है तो किडनी पे भी असर आती है। लिवर कमजोर हुआ तो ब्लड टॉक्सिसिटी होगा, यानी लिवर जिन चीजों को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकलना चाहता था, वो चीजें ब्लड में ही रह जाएगा, और ये सारे टॉक्सिक चीजें जब लिवर से किडनी से गुजरेगी, किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाएगा, किडनी का फंक्शन कमजोर हो जाएगा। जब किडनी कमजोर हो जाएगा तो किडनी भी ब्लड प्रोडक्शन में मदद करती है हेमोपोइटिन के थ्रू से। तो किडनी कमजोर हो गया तो ब्लड प्रोडक्शन कम हो गया। जब किडनी कमजोर होगा तो एक एस एंजाइम बनाती है किडनी, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, उसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। तो लिवर कमजोर, किडनी कमजोर, फिर से एनीमिया, फिर से हाइपरटेंशन, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। सो लिवर के कारण भी आपके किडनी सिवियरली अफेक्टेड होता है, और किडनी फेल भी हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका मसल वेस्ट होगा, इसको सर्कोपेनिया कहा जाता है, क्योंकि बॉडी में आयरन कम हो जाएगा, तो बॉडी अपना मसल से आयरन निकालने की कोशिश करेगी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगा तो बॉडी अपना न्यूट्रिशन को लेने के लिए मसल को डिसॉल्व करना शुरू करेगा। सो एक लिवर बॉडी के इतने सारे फंक्शंस को अफेक्ट करता है, साथ में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी असर होता है। हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो एब्डोमेन है, उसके पास एक अपना ब्रेन है, उसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, वो हमारा ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। आपका जब मूड अच्छा रहता है तो आपको भूख भी अच्छा लगता है, आपको जब पेट अच्छा रहता है आपका मूड भी अच्छा रहता है, ये कनेक्टेड है। बहुत सारे इंटरमीडिएट से हमारा ब्रेन और हमारा स्टोमक कनेक्टेड है। जब हमारा लिवर कमजोर हो तो लिवर बहुत सारी चीजों को फिल्टर नहीं कर पाएगा, बहुत सारा हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में धीरे धीरे जमा होने लगेगा, जिसके कारण किडनियां भी अच्छे से काम नहीं करेगी। सो किडनी भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। सो किडनी से भी थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाना था, वो भी बाहर नहीं जाएगा, यानी सारे टॉक्सिन्स बॉडी में, ब्लड में और फ्लूइड में जमा है।
अब ये टॉक्सिन धीरे धीरे ब्लड के थ्रू से ब्रेन तक पहुंच जाएगी और आपका ब्रेन भी इफेक्ट हो जाएगा। इसको कहा जाता है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, यानी लिवर कमजोर के कारण आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया। और खास करके जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो एक टाइम पे उनका मेंटल जो बिहेवियर है वो बदल जाती है, वायलेंट हो सकते हैं। सो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी ब्रेन फंक्शन को कमजोर कर देता है, कंफ्यूजन होता है, मेंटल स्टेटस बदल जाता है, कोमा भी हो सकता है। हमारा ब्रेन से पहले एक छोटा सा जगह है जहां से ब्लड ब्रेन तक पहुंचती है। वहां पे एक छोटा सा गेट है, एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा हुआ है। जो खून जो ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचने से पहले उसको एक स्पेशल फिल्टर से गुजरना होता है। उसको बी कहा जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। जो कुछ भी हम खाते हैं वो बड़े आसानी से उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो जो भी हमारे खाने में है अच्छा बुरा सारे ब्लड ब्रेन में पहुंच जाते हैं और हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता, ब्रेन थोड़ा सा डैमेज भी हो जाते हैं। कुछ चीजें ही बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं, सर इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिशन, कुरकुमिन, ये पहुंच जाती है। जब हमारा लिवर कमजोर हो, जो टॉक्सिन बिल्डअप होती है ब्लड में, वो टॉक्सिन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी थोड़ा सा तोड़ देता है, उसको डैमेज करता है, जिसके कारण हर टॉक्सिन बड़े आसानी से ब्रेन तक पहुंच जाती है। लिवर कमजोर होने के कारण जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि ब्लड में एमोनिया बिल्डअप हो जाएगा और ये एमोनिया जब बढ़ेगा तो ब्रेन में एमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। एमोनिया बेस्ड जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आएगी। सो एक लिवर के कारण हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस में दिक्कतें होती है। यहाँ तक हमारे जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्किन एंड बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, एक बीमारी है जिसको कहा जाता है स्पाइडर एंजियोमस। आप लेफ्ट साइड के ऊपर के फोटो में देख सकते हो, मकरे जैसा छोटे छोटे रेशे जैसा दिखता है। स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल विजिबल अंडर द स्किन, इसको स्पाइडर एंजियोमास कहा जाता है। तो ये सिम्टम्स दिखते हैं। दूसरा फोटो में आप देखो, स्किन में कहीं कहीं पे ब्लड का धब्बा जैसा दिखता है, इसको पाल्मर इराथ्रमा कहा जाता है, या फिर प्लूराइटिस। ये सारी बीमारी आसानी से दिखती है। सेकेंड फोटो जो मिडिल में है, पानी जमा होगा, इसको एडेमा कहा जाता है, पिडल एडेमा, ये भी होता है। सिरोसिस के कारण पानी जमा होगा और वो पानी पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमारे लंग्स में भी पानी जमा हो सकता है, जिसके कारण उसको प्लूरल एफ्यूजन एफ्यूजन कहा जाता है। और हार्ट की कमजोरी के कारण, लंग्स की कमजोरी के कारण, लिवर डैमेज में, ये तीनों कारण से हमारे लंग्स में पानी जमा होता है और ऐसे में आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस होंगी और ये फेटल है, डेडली है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमें समझ में आया, लिवर है। बाकी ऑर्गन्स में जो भी दिक्कतें आती है कम ज्यादा वो मैनेजेबल है और वो इतना सीवियर नहीं होता। आपको अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, आप खाने पीने को चेंज करके थोड़ा सा ध्यान रखकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपको गोल ब्लैडर में इश्यूज है, फूड पैटर्न को चेंज करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लिवर को प्रोटेक्ट करना, इसका ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। लिवर अपने आप बहुत ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते किसी भी डिजीज से, और 40 साल के बाद आज के टाइम में देखा गया है कि लिवर सीवियरली अफेक्ट होता है और इससे इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं और एक टाइम पे ये सिरोसिस जैसा दिख जाती है। हेपेटोमेगाली, फैटी लिवर, लिवर का साइज बड़ा होना, ये कॉमन सिम्टम्स है। और अगर ये सिम्टम्स किसी को 20 साल 25 साल में दिख रहा है, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अब लिवर को सपोर्ट करने का कुछ हेल्दी हैबिट्स हमने बताए कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, हेल्दी फूड, माइंडफुल ईटिंग, सब्जी सलाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगातार ले, पानी ज्यादा पिए, शाम को जल्दी खाना खत्म करें, आप जल्दी सोए, जल्दी उठे, फास्ट फूड जंक फूड बाहर का खाना ना खाए। उसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स आपको सपोर्ट, से पहला प्रोडक्ट है लिवर वन। ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में नेचुरली मदद करती है। ये ओवरऑल लिवर की हेल्थ को अच्छा रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर डैमेज को रोकेगा, साथ में बॉडी के दूसरे फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस को भी रोकेगा। लिवर की सारे फंक्शंस, खास करके मेटाबॉलिक फंक्शंस को इनहेंस करेगा। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगी।
फैटी लिवर डिजीज को रिवर्स करने में भी मदद करता है। यहाँ तक बहुत सारे लोगों का कहना है उनके लिवर सिरोसिस भी रिवर्स हो रही है, और प्रोबायोटिक्स के कारण आपका गट हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मिल्क थिस्टल, बोरेविया डिफ्यूजा, पिक्रोराइजा, डैंडेलियन, ग्लिसराइजा, मिथियोनिन, कोएंजाइम ए, बिटेन, अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूटाथियोन, एन एसिटाइल सिस्टेन, कोएंजाइम क्यूटेन, विटामिन B6, C, B12, E, फोलिक एसिड, B2, B3, B5, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम, प्रोबायोटिक एक्सेट्रा। आप देखोगे इसमें आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स हैं, एसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो सारे कॉम्बिनेशन से एक ही प्रोडक्ट हमने बनाया। सो वन प्रोडक्ट फॉर ऑल पर्पस। लिवर का कोई भी सिम्टम्स हो, डिजीज हो, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो, आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। लिवो वन सिरप, लिवर वन कैप्सूल और लिवो वन सिरप में डिफरेंसेस हैं। लिवर वन कैप्सूल ज्यादा इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फॉर ऑल पर्पस है। लिवो वन सिरप ये माइल्ड है, इसमें कम इंग्रेडिएंट्स डाले गए और प्योरली आयुर्वेदिक है। आप देखोगे इसमें लिखा भी है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, लेकिन लिवर वन में आयुर्वेदा के साथ न्यूट्रोसिटिकल है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोबायोटिक्स है, न्यूट्रिजिनोमिक्स भी है। लिवर वन आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जो लिवर के कॉमन कॉमन बेसिक सिम्टम्स हैं, भूख ना लगना, हजम ना होना, गैस्ट्राइटिस होना, कमजोरी महसूस होना, ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर किसी को थोड़ा बहुत होते रहता है, उसके लिए आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। ये लिवर के सारे फंक्शंस को प्रोटेक्ट करता है, लिवर को बीमारियों से रोकता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, डाइजेस्टिव फंक्शन को इनहेंस करेगा, भूख बढ़ाएगा, एपेटाइट को बढ़ाएगा, बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एपेटाइट सैटिस्फैक्टरी रिदम को मेंटेन करता है, भूख लगना और फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपको भूख लगा, आपने खाना खाया, आपका पेट भरा, ये जो साइकिल है, रिदम है, इसको मेंटेन करता है। डाइजेशन और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारे प्रोसेस को मदद करता है। इसमें काल्मिक डाला गया है जो लिवर को टॉक्सिन से बचाता है। इसमें भूई अम्ला डाला गया है जो लिवर को प्रोटेक्ट करता है हर चीज से। भृंगराज डाला गया है, लिवर डिजीज को रोकता है। गिलॉय हेपाटोप्रोटेक्टिव, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है, बुखार इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, साथ में इन्फेक्शन को भी दूर रखता है। इसमें कुटकी भी डाला गया है जो लिवर को प्रोटेक्ट करता है और एब्डोमेन की बीमारियों को रोकता है। पुनर्नबा डायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। चित्रक ये डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। पुनर्नबा के कारण यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जिनके पेट में पानी जमा हुआ है तो लिवो वन की मदद से वो पानी भी थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसके बारे में हमने बात नहीं किया। इनफैक्ट दो प्रोडक्ट के बारे में और बात करूंगा। पहला प्रोडक्ट है क्रिल वन। एक मीथ है, लोगों का मानना है, शायद हम में से भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि चर्बी लिवर के लिए अच्छा नहीं है, या फिर चर्बी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये एक गलत फहमी है। अच्छा चर्बी ज्यादा मात्रा में और थोड़ा सा बैड फैट, ये दोनों के बैलेंस हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। गुड फैट एंड बैड फैट। गुड फैट किसको कहा जाता है? जिसका वजन ज्यादा हो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो गुड फैट है। बैड फैट कौन सा है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल। अब एलडीएल कैरियर का काम करता है और एचडीएल आपके बॉडी के बहुत सारे चीजों को बनाती है, हॉर्मोन्स, विटामिन एक्सेट्रा। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन जो खाना हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं और उससे जो हमें फैट मिलता है, जैसे आपका कुकिंग ऑयल कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन जब हमने इसको फ्राइंग पैन में डाल के गर्म कर दिया वो हो गया खराब। यानी आपने गुड फैट डाला था, गर्म करके हमने उसको बैड फैट बना दिया। जो हमारे लोकल फैटी फूड है, जो फिश है, बड़ा वाला फिश, ब्रॉयलर चिकन, इसमें जो फैट मिलता है ये ज्यादातर बैड फैट होता है और थोड़ा सा गुड फैट होता है। जो प्योर गुड फैट सोर्सेस है वो ऑलिव ऑयल है,
प्योर मस्टर्ड ऑयल है, नट्स है यानी बादाम, फ्लैक्सीड है, और ये हम रेगुलर नहीं खाते। तो हमारे फूड में बैड फैट ज्यादा है, गुड फैट कम है, जिसके कारण ये बैड फैट पूरे बॉडी में जमा होने लगता है। तो इसके रेमेडी के हिसाब से आप गुड फैट के इंटेक भी बढ़ा दीजिए, जो बहुत आसानी से आप क्रिल के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर फ्लैक्स ऑयल है। कुकिंग ऑयल की मात्रा जितना हो सके कम करें, जितना हो सके बॉयल खाएं। अगर आपको तड़का लगाना है तो जैसे हम बोलते हैं ना, ऊपर सब घी डालो, ऊपर सब ऑयल डालो, वो बेस्ट वे है। या फिर आप राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें, जिसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। कम से कम ऑयल, कम से कम फ्राइंग, क्रिल या फिर फ्लैक्स ऑयल है। तो ये आपका बहुत सपोर्टिव प्रोडक्ट है कोई भी लिवर डिजीज में। दूसरा एक प्रोडक्ट है जीपीएम सिरप, गट एंड पाइल मैनेजमेंट। इसको साल में कम से कम 7-8 बॉटल हम में से सबको लेना चाहिए। इससे आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा रहेगा, पाइल्स के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, माइक्रोबायोटा मेंटेन होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। तो जो भी प्रोडक्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, पहला प्रोडक्ट है लिवर वन कैप्सूल, लिबो वन सिरप, जीपीएम सिरप, क्रिल फ्लैक्स, और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एसबीटीसी जूस। तो ये सारे प्रोडक्ट आप अपने डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए रेगुलर यूज कर सकते हैं। आई होप ये सेशन में हमने जो भी बातें की हैं अभी तक, आप सभी को अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो ही पूछें। बेन पटेल जी का सवाल है, फैटी लिवर की तकलीफ में चक्कर जैसा कभी महसूस होता है, और हमारी लिवर वन लिवर सिरप एसबीटीसी एनएमएन ये प्रोडक्ट चलाती है, और ब्रेन के स्ट्रोक रिपोर्ट, ब्रेन के सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं और कमजोरी ज्यादा रहती है, तो उनको क्या प्रोडक्ट दें? फैटी लिवर के लिए उनको कुछ दिनों तक बॉयल खाने के लिए बोले अस्मिता बहन जी, बॉयल। और अगर उनका वजन ज्यादा है, वजन भी कम कराए। वजन कम करने के लिए हमारे पास फिटनेस वन, A1 लीन, वेगन वन, कार्ब कट वन, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो 1 महीने तक बॉयल खाएं, पानी ज्यादा पिए, मिल्क मिल्क टी भी ना ले, फिटनेस वन ही पिए, फ्रूट्स सलाद जूस ज्यादा ले, और साथ में लिवर वन कैप्सूल आपने ऑलरेडी देके रखा है। लिवर वन कैप्सूल 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार देना, क्रिल वन 1 बार देना, एसबीटीसी जूस 20-20 ml करके 2 बार देना। ये सारे प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर सकते हैं। रविंद्र जी ने पूछा, 9 साल का बच्चे को लिवर वन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। मेरा मानना है जो भी बच्चे का वजन 20 किलो के आसपास में है, 20 किलो एंड अबव, जो स्कूल जाता है, स्कूल से आने के तुरंत बाद आप उसको 5 ml लिवो वन सिरप दे दीजिए। नॉट ओनली स्कूल से आने के बाद, हमेशा खाने से 1 घंटा या आधा घंटे पहले आप उसको 5 ml लिवो वन सिरप दे दीजिए सारे बच्चों को। सुबह, दोपहर, शाम को, रात को। छोटे बच्चों को दिन में 4 बार खाना खिलाइए, और खाने से आधा घंटा पहले लिवो वन सिरप। इससे उसका भूख बढ़ेगा, और जो भी चॉकलेट चिप्स उसने खाई होगी उसका नुकसान कम से कम होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा। सौरभ जी ने पूछा, लैक्टेटिंग मदर को लंबे समय से पेट दर्द होता है, क्या मेडिसिन दे सकते हैं? इसके रीजन तो बहुत सारा हो सकता है सौरभ जी। अगर आप लोअर एब्डोमेन है तो गायनिकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर एपिगैस्ट्रिक एरियाज में है, अपर एब्डोमेन में है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिर भी आप उनको स्वीट 18 दे दीजिए, एक लिवर वन कैप्सूल दीजिए, और जीपीएम सिरप दीजिए। निशा जी ने लिखा, इसोफेगल अल्सर के लिए क्या दे सकते हैं? कोई भी अल्सर के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, गैस के लिए, एसिड के लिए, आप सुबह खाली पेट 30 ml एबीबीटी जूस लेना, रात को सोने के टाइम में भी 30 ml एबीबीटी जूस लेना, और एक लिवर वन कैप्सूल। और ध्यान रखें, तेल मसाला जितना हो सके अवॉइड करें। रेड चिली बहुत ज्यादा नुकसान करती है गैस्ट्राइटिस के लिए। लिवो सिरप इन्फेंट्स को नहीं दे सकते, कम से कम 20 किलो वजन वालों को ही देना है। पंकज जी ने लिखा है, लिवर वन या लिवो सिरप। छोटे बच्चों के लिए आप लिवो वन सिरप रखें,
एडल्ट्स के लिए लिवर वन कैप्सूल। सुमन जी ने पूछा एसिडिटी के लिए क्या है, अभी मैंने बताया, एवीवीटी जूस, लिवर वन कैप्सूल। डाइजेशन के लिए सबसे बेटर कौन सा है? डाइजेशन के लिए एसबीटीसी जूस, लिवर वन कैप्सूल और जीपीएम सिरप। डॉक्टर सरबजीत जी ने पूछा है गोल्ड ब्लैडर स्टोन के लिए लिवर वन यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में आप उनको क्रिल भी देना और फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देना, कुछ दिनों तक बॉयल खाने के लिए बोले। वजन अगर ज्यादा तो वजन कंट्रोल करने के लिए बोले। सो एसबीटीसी, लिवर वन कैप्सूल, लिवर सिरप, साथ में क्रिल। आई थिंक ज्यादातर सवालों का जवाब दे दिया। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों का भी सवाल होगा। बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं और उनका लिवर हमने देखा है कि डैमेज होता है। मैंने भी पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा कम उम्र में बहुत ज्यादा अल्कोहल के कारण लिवर पर हमने देखा है कि डैमेज होता है। मैंने भी पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा कम उम्र में बहुत ज्यादा अल्कोहल के कारण लिवर कमजोर होना, इन्फ्लेमेशन होना, यहाँ तक कि सिरोसिस भी होना। अगर आप ऐसा किसी को भी जानते हैं, आप उनको सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो दीजिए, एक लिवर वन कैप्सूल और एक क्रिल। लिवर वन कैप्सूल सुबह शाम दो दो करके दें और क्रिल भी दें, साथ में बेसबीटीसी भी ऐड करें। ये तीन प्रोडक्ट आप उनको लंबे टाइम तक यूज करने के लिए बोले, लंबे टाइम तक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।